गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है फोटोसिंथेसिस। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए। और अभी तक फोटोसिंथेसिस के तक हम लोग टोटल 3 लेक्चर्स अभी तक लगा चुके हैं। हाउ मेनी लेक्चर्स? 3 लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स अभी तक हम लोग लगा चुके हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रिकैप करा देता हूं कि अभी पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोग ने क्या क्या स्टडी करी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हम लोग ने जो बात करी थी, उसमें जो हम लोग ने बात की थी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो हिस्ट्री है, डिफरेंट साइंटिस्ट के जो स्टेटमेंट है उनकी बात करी। कुछ एक्सपेरिमेंट देखे, उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने प्रूव करके देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जरूरी है, लाइट का होना कितना जरूरी है, वाटर की एसेंशियलिटी कितनी है, बहुत सारे फैक्ट्स को हम लोग ने क्लियर किया था। आफ्टर दैट हम लोग ने बात करी थी क्लोरोप्लास्ट के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की, एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। देखा था किस लाइट में सबसे बढ़िया फोटोसिंथेसिस हो रही है, आपको पता है ब्लू और रेड लाइट में। यस, क्या एक्सपेरिमेंट्स क्या प्रूव कर रहे थे इसको भी हम लोग ने समझा। आज हम लोगों को जो बात करनी है वो बात करनी है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है 2 स्टेप में होती है, एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हम एसिमिलेटरी पावर बनाते हैं, कौन कौन से, एटीपी और एनएडीपीएच प्लस एच प्लस। यस, और डार्क रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं, अर्थात लाइट एनर्जी को फाइनली हम केमिकल एनर्जी अर्थात C6H12O6 में कन्वर्ट करते हैं। लाइट एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? तो इसको हम करेंगे डार्क रिएक्शन में। लेकिन आज हमें बात करनी है जो लाइट रिएक्शंस होती है जिसमें हम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, जिसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। आफ्टर दैट केमियोस्मोटिक प्रोसेस की, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। आफ्टर दैट कैल्विन साइकिल की बात करेंगे, C4 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, और सबसे जो लास्ट स्टेशन होगा हमारे इस चैप्टर का, इसमें हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो चले, बहुत सारे बच्चे आज नए हैं, इनका मोस्ट एंड वार्म वेलकम है बच्चों। बेटा अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे किस तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के आपको नोटिफिकेशन मिले, तो मैं आपको आगे 3 रास्ते बताने वाला हूं। इन 3 रास्तों में से कोई भी एक रास्ता आप चूज कर लेंगे तो आप आसानी से मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले जो सेशंस हैं, लाइव सेशंस, उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं वो 3 रास्ते कौन से हैं। पहला रास्ता है कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके आप वहां पर टाइप करिए DNCMI और यहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यस, जिसमें लिखा होगा DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। सेकंड रास्ता है आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, यहाँ पर हमारा चैनल बना हुआ है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट। और तीसरा सबसे इफेक्टिव रास्ता है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल्स का नाम है DNCMI एजुकेशन। और यदि इस समय आप ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशंस के लिए हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं और अब आपका भी मोस्ट वेलकम है माय डियर स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम है, 2 यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, इन कांटेक्ट नंबर पे आप फोन करके डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। तो चलिए, आपको पता है जब भी हम लोग सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं, और ब्रेन डाइट आपको पता है आपको एक मोरल सपोर्ट देता है। अगर आप अच्छे विचारों को लगातार अपने माइंड के अंदर डालेंगे, यस, तो कभी भी निगेटिव विचार आपके माइंड में घर नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रॉपर पाथवे में बनाने के लिए आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको आप इजी तरीके से अचीव कर पाए, उसके लिए देखते हैं आज का पॉजिटिव थॉट्स क्या है। यस, पॉजिटिव थॉट्स है कि कॉन्टिन्यूअस एफर्ट इज द की ऑफ सक्सेस। लगातार अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। मतलब सफलता की जो कुंजी है वो सिर्फ एक ही है, और वो कुंजी है कंटिन्यूअस एफर्ट्स। यस माय डियर स्टूडेंट, जब आप एफर्ट्स करते हैं, नो डाउट जरूरी नहीं है कि पहले एफर्ट्स में आपको सफलता मिल जाए, आप असफल भी होंगे, लेकिन उन्हीं असफलताओं से हमें सीखना है और अपने लक्ष्य को पाना है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं माय डियर स्टूडेंट। और इस ब्रेन डाइट को आप बढ़िया सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए,
तो आते हैं हम लोग अपने सेशंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और जैसे कि मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि आज हमें क्या क्या स्टडी करनी है और क्या क्या अभी तक हम लोग 3 लेक्चर्स में स्टडी किया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। मैंने बताया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है, फोटो का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और फास्फोराइलेशन का मतलब होता है कि जब हम एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच कराते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए फास्फोराइलेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का मतलब है कि जब हम एटीपी का फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करें, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इस तरीके के फास्फोराइलेशन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और ये हम कहां कर रहे हैं, हम ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कर रहे हैं, फोटोन एनर्जी कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके के एटीपी के फॉर्मेशन को हम बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मैंने आपको बताया था शुरू में, जब फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि हम लाइट रिएक्शंस में क्या बनाते हैं, एसिमिलेटरी पावर बनाते हैं। एसिमिलेटरी पावर क्या होता है, एसिमिलेटरी पावर होता है एटीपी, और दूसरा होता है NADPH प्लस H प्लस बनाते हैं, और इसी एसिमिलेटरी पावर का यूज करके फाइनली हम कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके फाइनली हम C6H12O6 बनाते हैं। तो यहां पर जो हम लाइट रिएक्शंस में ये जो एसिमिलेटरी पावर बना रहे हैं, इसका यूज हमें कहां करना है, कैल्विन साइकिल में करना है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि वहां पर रिड्यूसिंग पावर चाहिए ना। तो रिड्यूसिंग पावर क्या है, यही तो है NADPH प्लस, और कुछ एनर्जी चाहिए जो एटीपी के रूप में हमको मिलेगी। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को, जिसकी हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। आपको अगर आप दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर एक रिएक्शन सेंटर है। आपको पता है चाहे फोटो सिस्टम फर्स्ट हो या फोटो सिस्टम सेकंड हो, दोनों का कॉमन रिएक्शन सेंटर कौन सा होता है, ये होता है क्लोरोफिल ए। क्या होता है ये है क्लोरोफिल ए। और इस क्लोरोफिल ए को जो एसेसरी, जो अगल बगल ये जो पिगमेंट्स है जो इसको सराउंड किए हुए हैं, जिसमें क्लोरोफिल बी होगा, कैरोटीनाइड्स होगा, जेंथोफिल होगा, इन सारे पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। इनका काम क्या है, आपको पता है ये पूरा जो सिस्टम है, जो थाइलाकाइड्स की मेम्ब्रेन होती है, बताया था थाइलाकाइड्स की जो मेम्ब्रेन होती है, उसी मेम्ब्रेन्स में क्या होते हैं, क्वांटासोम्स होते हैं। यस, क्वांटासोम छोटे और बड़े होते हैं। जो बड़ा वाला क्वांटासोम होता है उसको हम बोलते हैं फोटोसिस्टम सेकेंड, और जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट। क्लियर है। तो फोटोसिस्टम जो फर्स्ट होता है, इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है 700P, जबकि जो फोटोसिस्टम सेकेंड है, जो इसका रिएक्शन सेंटर होता है P, इसको बोलते हैं P680। यस, तो इन्हीं क्वांटासोम्स के अंदर प्रॉपर ये जो पिगमेंट्स है वो अरेंज होते हैं। यस, और ये पूरा क्या बनाते हैं, एक तरीके से लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाते हैं। अब देखिए, जब फोटॉन के रूप में ये सनलाइट आती है, आपको पता है फोटॉन ही वो एनर्जी है जिस एनर्जी को ये जो पिगमेंट्स हैं अपनी एबिलिटी के अनुसार इसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि आपको पता है जो क्लोरोफिल ए है उसकी वो अलग वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करेगा, जो बी है वो अलग करेगा, कैरोटीनाइड्स अलग करेगा, तो अपनी अपनी वेवलेंथ के अनुसार ये लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ फैक्ट देखते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होगा क्या। चलिए सबसे पहले अगर हम फैक्ट्स की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो पहला फैक्ट ये कहता है कि इस तरीके का साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिर्फ और सिर्फ आपको लोअर प्लांट्स में देखने को मिलेगा, या हम कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। यस, जिसका LHS भी बोलते हैं, यही लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है प्रॉपर आपका। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए फोटॉन ये एसेसरी पिगमेंट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ और फोटॉन को इस तरीके से ट्रांसफर करके फाइनली इस एनर्जी को हमने इस रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए है इसको भेज दिया। तो एसेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं और ट्रैप करके रिएक्शन सेंटर्स को भेज देते हैं, और यहीं पर प्रॉपर रिएक्शंस होता है। और जब यहां पर एनर्जी जाती है तो यहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। यस, और अपनी एनर्जी इस तरीके से यूज करके फाइनली फिर इस सेंटर पे आ जाते हैं, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन चले थे फिर से अपने उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। इसलिए इस तरीके की
जो फास्फोराइलेशन है इसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर एनर्जी लेके निकले हैं, इसी एनर्जी का यूज करके फाइनली यहां से एडीपी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एटीपी में, यस, केमियो-ऑस्मोटिक प्रोसेस से। तो उसको मैं केमियो-ऑस्मोटिक प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहां पर एडीपी से एटीपी बन रहा है। तो साइक्लिक क्यों है, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं पुनः अपनी एनर्जी को खर्च करने के बाद फाइनली पुनः अपने रिएक्शन सेंटर में आ जाते हैं। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, आपको पता है प्रॉपर इसमें मदद करता है, लाइट को ट्रैप करता है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं P700 ही सिर्फ वर्क करता है। इसमें दोनों फोटो सिस्टम वर्क नहीं करते। कितने करते हैं, सिर्फ सिंगल करेगा फोटो सिस्टम, जिसको बोलेंगे P700 या फोटो सिस्टम फर्स्ट, यस, इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यस, यहां पर किसी भी तरीके की कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं करेगा, दैट इज वाई कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। और कहां पर हो रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, लोअर प्लांट्स में और प्रोकैरियोट्स में। इसको भी आपको माइंड में रखना है। क्लियर है बेटा। यहां पर कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी, यहां पर कोई रिड्यूसिंग पावर नहीं बनेगी, मतलब NADPH प्लस H+ नहीं बनेगा, सिर्फ हम ATP का फॉर्मेशन करेंगे। और कितने ATP बनाएंगे, यहां पर एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हम 2 ATP का फॉर्मेशन करते हैं। हाउ मच, 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, यस। और यहां पर कोई भी NADPH प्लस H+ नहीं बनती, मतलब NADP प्लस रिड्यूस नहीं होती, कोई भी हम रिड्यूसिंग एंजाइम नहीं बनाते यहां पर। तो NADPH प्लस H+ नहीं बनेगी, क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP बनेगी। जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे और अपनी एनर्जी को खर्च करेंगे, तो इसी एनर्जी को खर्च करके 2 ATP फाइनली 2 ATP में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में आगे समझाने वाला हूं। चलिए, हमने क्या क्या फैक्ट देखे। पहला फैक्ट देखा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिर्फ लोअर प्लांट में और प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होगा। थर्ड पॉइंट क्या बताया, इसमें कोई भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हम एटीपी के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और यहां पर कोई भी NADPH+ नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो अगर हम थोड़ा सा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो आपको जो बार बार मैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूं, इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला फैक्ट ये कहता है कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, यस, जिसमें रिएक्शन सेंटर्स हैं, एसेसरी पिगमेंट्स हैं, एक्चुअली ये बने किसके होते हैं, तो एक्चुअली ये प्रोटीन्स और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना होता है। इस सबको हम क्या बोल देते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, क्या क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर होता है। देखो ये बीच वाला क्लोरोफिल ए है जो रिएक्शन सेंटर है, फोटोसिस्टम फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी। इसके अलावा आप जो अगल बगल ये सराउंड्स करते वाले देख रहे हैं, ये सब के सब एसेसरी पिगमेंट हैं, जो हो सकते हैं क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनाइड और ज़ैंथोफिल। क्लियर है। तो क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर, एसेसरी पिगमेंट्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि यही सनलाइट को ट्रैप करेंगे और इस रिएक्शन सेंटर पे भेज देंगे, क्लोरोफिल ए पे भेज देंगे। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, किसके द्वारा यूज हो जा रहा है, प्लांट्स के द्वारा। भाई प्लांट्स के द्वारा तो यूज ही होगा, क्योंकि ग्रीन प्लांट है, उनको अपना फूड बनाना है। और दूसरा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के द्वारा। देखिए बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है, तो ये प्लांट्स और बैक्टीरिया में ये यूज होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फाउंड इन ए वाइड वैरायटी, देखो इसकी वैरायटी जो होती है बहुत वाइड है, अमंग द डिफरेंट फोटोसिंथेटिक स्पीसीज। डिफरेंट फोटोसिंथेटिक स्पीसीज आप देखेंगे प्लांट्स की या बैक्टीरिया की, वहां पर आपको एक डिफरेंट मतलब एक ब्रॉड वैरायटीज देखने को मिलेंगी। लेकिन यहां पर जो हम एक बात कर रहे हैं, यहां पर एक आइडियल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं कि आपको आइडियली क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। तो आइडियली यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर होगा और एसेसरी पिगमेंट इसको सराउंड किए होंगे, और इस पूरे सिस्टम्स को हम बोलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स।
क्लियर है बेटा? ये कहां पर है? ये थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन में है। चल, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम का फंक्शंस क्या है? तो इसका फंक्शन होता है फोटॉन को एब्जॉर्ब करना। मैंने आपको बताया था कि जो लाइट एनर्जी जो सन से लाइट आती है, एक्चुअली उसमें जो फोटॉन है उस फोटॉन को एब्जॉर्ब करते हैं एसेसरी पिगमेंट्स और फाइनली रिएक्शन सेंटर्स को भेज देते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रिक का सोर्स जो फोटॉन को इमिट करता हो उससे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसका मतलब तो साफ है कि अगर इस रूम में अगर हम ऊपर बल्ब लगा दें और बल्ब से अगर फोटॉन निकल रहे हैं तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्लियर है? मतलब बल्ब की रोशनी में भी फोटोसिंथेसिस होता है। क्या चाहिए हमको? फोटॉन चाहिए, चाहे वो सन से मिले चाहे वो हमें बल्ब से मिले। नेक्स्ट पॉइंट, द जो एक्साइटेशन एनर्जी में आल्सो बी ट्रांसफर्ड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरएक्शन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। अगर हम बोले कि इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, तो वो रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर है। यस, और ये एनर्जी किस फॉर्म में है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म पे है एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस होता है, ये बात आपको माइंड में रखना है और नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। रेट depends strongly on the distance between the energy donor and energy acceptor। अब सपोज दैट ये फोटॉन आया, उसको इस मॉलिक्यूल ने एक्सेप्ट किया, तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा, तो इसकी जो स्पीड है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि इस और इस मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कितना है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी तेजी से ये जो एनर्जी है वो इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होगी, फिर इससे और फाइनली रिएक्शन सेंटर पे पहुंचेगी। तो रेट इस बात पे डिपेंड करेगा कि दो जो पिगमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये क्वेश्चंस यहां से एक स्टेटमेंट के रूप में बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, इसका अपना पिगमेंट्स होता है, देयर पिगमेंट स्पेसिफिकली पोजीशंस होते हैं टू ऑप्टिमाइज दिस रेट। जैसे सपोज दैट सनलाइट अगर यहां से आ रही है तो ये जो पिगमेंट्स हैं इनका जो ओरिएंटेशन है वो इसकी तरफ हो जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट्स को ये एब्जॉर्ब कर पाए, तो उनकी तरफ ओरिएंटेशन हो जाएगा। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। ठीक वैसे ही जैसे आपके यहाँ डिश टीवी लगी हुई है, सॉरी आपके यहाँ डीटीएच लगा हुआ है, तो डीटीएच में क्या करते हैं, जो बाहर छतरी लगी हुई है, यस, तो छतरी को हमें घुमाना पड़ता है, जिस तरफ से सिग्नल्स आते हैं छतरी उसी तरफ घुमाना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही यहां पर क्या होता है कि यहां पर भी सेल्फ ओरिएंटेशन है अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ फोटॉन। फोटॉन जिधर से आ रहे हैं उस तरफ ये जो पिगमेंट्स हैं वो अपने आप को उस तरफ से ओरिएंटेशन उसकी तरफ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को समझा। चलिए, क्योंकि हमें क्या समझना है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यस, एटीपी का हमें फॉर्मेशन करना है। चलिए सबसे पहले अगर हम अब आते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। पहले मैंने बताया कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है हम उसमें 2 एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं और इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, जिसको हम P700 के नाम से भी जानते हैं। और P700 इसलिए बोलते हैं कि 700 का मतलब है कि 700 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ की लाइट को ये फोटोसिस्टम फर्स्ट एब्जॉर्ब करता है। मतलब ये एक्टिवेट कब होगा, जब इसको 700 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ की लाइट मिलेगी। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट, अर्थात इसको लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट चाहिए। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो फोटो सिस्टम सेकेंड को इनहिबिट्स कर देते हैं, उसकी फंक्शंस को रोक देते हैं। वो इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं अगर हम देखें तो CMU, DCMU, ऑर्थ, ओपेंथ्रोलाइन, ये क्या करते हैं, ये फोटो सिस्टम सेकेंड्स को अफेक्ट करते हैं। लेकिन ये सभी इनहिबिटर कभी भी फोटो सिस्टम फर्स्ट को इनहिबिट नहीं करते हैं।
दिस प्रोसेस इज अनअफेक्टेड बाय द स्पेसिफिक इनहिबिटर। ये जो स्पेसिफिक इनहिबिटर हैं, जो फोटोसिस्टम सेकेंड्स को रोकने की क्षमता रखते हैं, डिस्टर्ब करने की क्षमता रखते हैं, ये भी इस फोटोसिस्टम का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लाइट एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल ए आर यूज्ड टू रिड्यूस एन एक्सेप्टर, the nature of which is still uncertain, and then a sequence of electron carrier transport the electron down the electrochemical gradient back to the oxidizing site of photosystem first। मैंने क्या बताया कि अगर ये फोटोसिस्टम फर्स्ट है, फोटोसिस्टम फर्स्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा, P700 बोलेंगे। तो जब इसमें लाइट पड़ेगी तो इससे इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके बाहर जाएंगे, अब इनके पास एनर्जी बहुत है, तो ये एनर्जी वापस होकर जब ये घर आएंगे तो ये एनर्जी बीच में खर्च होगी और इसी एनर्जी का यूज करके हम एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। इसीलिए तो जहां से इलेक्ट्रॉन चले थे वापस अपनी जगह पे आ गए। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक। और फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस प्रोसेस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? चलिए, यस, अब हम समझते हैं प्रॉपर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता कैसे है। अभी तो मैंने इससे रिलेटेड सारे आपको फैक्ट बताए। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहला पॉइंट है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां होगा, तो थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में होगा। लेकिन याद रखिएगा, फोटोसिस्टम जो फर्स्ट होता है वो स्ट्रोमा लैमेली में देखने को मिलता है। यहां पर फोटोसिस्टम सेकंड नहीं होता है, इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको स्ट्रोमा लैमेली में देखने को मिलेगा। और स्ट्रोमा लैमेली का मतलब है जो दो क्रेनम को आपस में कनेक्ट कराने वाली मेम्ब्रेन। तो यहीं पर फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है और यहीं पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। इसका रिएक्शन सेंटर क्या है? क्लोरोफिल ए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को स्टेप बाय स्टेप एनिमेटेड तरीके से समझना। देखिए, ये हमारा है फोटोसिस्टम फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं P700। ये क्या है? क्लोरोफिल ए इसका रिएक्शन सेंटर होगा। इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में होगा क्लोरोफिल ए। यस, ये जो आप पिंक कलर के देख रहे हैं ये है एसेसिल पिगमेंट, जिसमें क्लोरोफिल बी हो सकता है, कैरोटीनाइड हो सकते हैं और ज़ैंथोफिल हो सकता है। अब ये फोटोसिस्टम कहां पर है बेटा? मैंने आपको बताया ये जो थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन है, इस थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में जो क्वांटासोम होता है उसी क्वांटासोम्स के अंदर होता है ये फोटोसिस्टम। अब देखो, अब यहां पर लाइट पड़ेगी। अब यहां पर क्या पड़ेगी? लाइट पड़ेगी। देखो, ये हो गया सन, ये क्या है हमारा? सन। और सन से आ रही है क्या? सनलाइट। सनलाइट जो एब्जॉर्ब होगा किसके फॉर्म पे होगा? यहां से हम फोटॉन के फॉर्म पे एनर्जी लेंगे। कौन? इसके एसेसरी पिगमेंट। तो सनलाइट कहां पड़ी? फोटोसिस्टम फर्स्ट में। लेकिन जो फोटोसिस्टम फर्स्ट में जो सनलाइट पड़ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? याद रखिएगा, उसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो ये फोटोसिस्टम फर्स्ट एक्टिवेटेड नहीं होगा। इसको लॉन्ग वेवलेंथ चाहिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पहली स्लाइड में आपको बता चुका हूं। अब यहां पर देखो कि जब सनलाइट इस फोटोसिस्टम फर्स्ट में पड़ती है तो आपको पता है फोटोसिस्टम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन भी है। अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या, जब सनलाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए। ठीक वैसे ही कि अगर आपकी जेब में पैसा ना हो और अगर कोई आपकी जेब में पैसा डाल दे तो कितना एक्साइटमेंट हो जाता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही उनको लाइट मिलती है, अर्थात जैसे उनको पैसा मिलता है, वो उछलना स्टार्ट कर देते हैं। उछलना स्टार्ट करते हैं मतलब वो एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। तो एनर्जी स्टेट में क्या होता है कि यहां से फोटोसिस्टम फर्स्ट में अब क्या होता है? लाइट देखो एसेसरी पिगमेंट्स को मिली और एसेसरी पिगमेंट्स ने रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर दिया। तो रिएक्शन सेंटर में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है अब वो एक्साइट होके इस रिएक्शन सेंटर को छोड़ के बाहर आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए? देखो, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। भाई जैसे घर में आप बने हो, घर में आपको कोई 100-200 रुपए दे दे, 200 रुपए आपको दे दे, तो आप क्या करोगे? जल्दी से घर के बाहर निकलोगे और खर्च करने के लिए दौड़ोगे, तो चलो इसका कुछ हमने कर लिया जाए। तो ठीक वैसे ही क्या होता है कि जब फोटोसिस्टम फर्स्ट में ये लाइट रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफर होती है फोटॉन के फॉर्म पे, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर निकल जाते हैं।
अब ये जब बाहर लेके आए हैं तो इन इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एनर्जी 200 रुपए है, बढ़िया एनर्जी है। अब क्या करेंगे, अब इनके पास एनर्जी है तो इनकी नजर पर भी तो किसी के पास रहेगी। जब कोई बच्चा अपने घर से ज्यादा पैसे लेके निकलता है तो बाहर वाले उसको बेवकूफ बनाते हैं या नहीं बनाते, आ जाओ हम तुम्हारा पैसा खर्च करा देंगे, आ जाओ हम तुमको ऐसा कर देते हैं। तो ठीक वैसे ही जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, अपने घर से बाहर आता है, तो इसको सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो होता है फेरिडॉक्सिन। क्लियर है। और यहां से अब प्रॉपर चलेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की चैन। तो फेरिडॉक्सिन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया। अब इन इलेक्ट्रॉन के पास कितना रुपए है, 200 रुपए है। अब क्या करेगा, ये फेरिडॉक्सिन कहेगा ऐसा करो, ये जो तुम्हारे पास 200 रुपए है इसमें से अगर तुम 100 रुपए खर्च करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छी चीज मिलेगी। तो ये फेरिडॉक्सिन क्या करता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्विनोन के पास भेजता है। तो जब फेरिडॉक्सिन प्लास्टोक्विनोन के पास पहुंचता है तो इसका 100 रुपए मतलब 50% एनर्जी इसकी खर्चा होती है। और इस एनर्जी का यूज कौन करेगा, ये जो एडीपी है इनऑर्गेनिक फास्फेट को फास्फेट के साथ ये जब यूनाइट करेगा तो वहां पर एनर्जी की जरूरत होगी। तो ये एडीपी एक इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ जैसे यूनाइट करता है तो पहला एटीपी हम यहां पर बना लेते हैं। क्लियर है, क्योंकि 50% एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की यहां पर फेरिडॉक्सिन से जब प्लास्टोक्विनोन की ओर गया तो खर्चा हो गया। अभी भी इसके पास 100 रुपए है जो आगे खर्चा होगा। तो पहला एटीपी हमने बनाया, ये कहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, प्लास्टोक्विनोन के पास पहुंच गया। भाई जब जाएगा तो कुछ पैसा खर्च करेगा ना, तो 50% एनर्जी इसने खर्चा कर दी। अब देखो क्या होगा, अब प्लास्टोक्विनोन के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, प्लास्टोक्विनोन इसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में इसकी एंट्री करा देता है और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं फाइनली प्लास्टोसाइनिन के पास। तो जब ये विजिट यहां से यहां तक होती है तो फिर जो बचे हुए इसके पास 100 रुपए हैं, मतलब जो 50% एनर्जी जो बची है वो यहां पर खर्चा हो जाती है। और इसका लाभ कौन लेता है, एडीपी एक इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है, इसकी एनर्जी का यूज करता है और फाइनली दूसरा एटीपी फिर यहां पर बन जाता है। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन पैसा लेके निकले थे 200 रुपए, 100 रुपए यहां खर्चा हो गया एटीपी बनाने में और 100 रुपए यहां खर्चा हो गया। जिस तरीके से बच्चे घर से भाग आते हैं, अब उनके जेब का पैसा खत्म, तो क्या चाहते हैं भैया, घर में फिर वापस आ जाएं, क्योंकि घर में फिर सारी सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि बाहर तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि सारा पैसा खर्चा हो गया। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से होते हुए फाइनली अपने घर में वापस आ जाते हैं। मतलब जहां से चले थे वहां से फिर वापस आ गए। क्लियर है, मतलब जहां से चले वहां से वापस आ गए। लेकिन जो इसको एनर्जी यहां से मिली थी, ये 50% एनर्जी इस एटीपी को बनाने में खर्च हो गई और 50% एनर्जी इस एटीपी को बनाने में खर्चा हो गई। मतलब जहां से चले वापस फिर आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए। जितनी एनर्जी मिली थी, जितना एक्साइटमेंट हो रहा था, पूरा एक्साइटमेंट खत्म और फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गए और यहां पर चले गए। अब चूंकि ये प्रोसेस आप देख रहे हैं कि पूरा साइक्लिक है, दैट इज व्हाई इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक और फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसलिए क्योंकि हमने यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन किया है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है। तो हमने यहां पर क्या देखा, एक तो हमने देखा कि इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कहीं भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रही है, पहली चीज। दूसरा, अब इस पूरे साइकिल में आप देख रहे हैं कि कहीं पर हमने रिड्यूसिंग पावर अर्थात NADP प्लस को रिड्यूस नहीं किया, कहीं पर भी हमने NADPH प्लस H+ नहीं बनाया। तीसरी चीज, यहां पर टोटल आप 2 एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बार साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हाउ मेनी एटीपी विल बी फॉर्म, तो योर आंसर विल बी 2 एटीपी फॉर्म। तीसरा, यहां पर जो एसेसरी पिगमेंट्स देख रहे हैं वो है क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनाइड्स एक्सेट्रा। यहां पर कोई भी वाटर की फोटोलिसिस नहीं है, इसलिए यहां पर कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी और टोटल इस प्रोसेस में 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो दिस प्रोसेस इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब अगर हम कुछ फैक्ट्स की और जो बात करें फाइनली अब हम देखेंगे, तो पहला फैक्ट क्या था कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है सिर्फ लोअर प्लांट और प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। सिर्फ इसमें P700 एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, 2 एटीपी बनते हैं
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पर कौन है, फेरिडॉक्सिन है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोग ने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से क्लियर किया। देखो मैं बीच में कभी नहीं बोलता कि आप मेरे सेशंस को लाइक करो, यस, लेकिन बेटा आपका भी फर्ज बनता है, अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, इतनी अच्छी स्लाइड्स आपके लिए तैयार करता हूं, तो आपको लाइक करना चाहिए, यस। तो चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए अभी के अभी, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। कारण क्या है, टोटल ये जो पूरा कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने आपके लिए बनाया, जिसमें आपको एक भी पैसा लगने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड जिसको हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।